60 साल की उम्र तक नौकरी करना और 9 से 5 की रोज की जॉब में लगातार आना और जाना, अब ये पुराने वक्त की बात हो चुकी है। अब लोग जो है अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि 60 साल की उम्र से पहले कैसे रिटायर हुआ जाए और कैसे फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री भी बना लिया जाए। इस पर बात करने के लिए आज इस शो में हमारे साथ एक खास मेहमान है, सुशील जैन जी, जो कि personalcfo.in के फाउंडर हैं और वेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आज के शो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का सपना तो होता है कि हम 60 साल तक काम नहीं करना चाहते, हम पहले रिटायरमेंट होना चाहते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास एक अच्छा खासा फंड मौजूद होगा, आपके सुकून के लिए वो पैसा होगा जिसमें आप आराम से आप अपनी बची जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे, कैसे हम अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं और कैसे वो फंड जनरेट होगा, इसी की हेल्प आज हम सर से लेंगे। सर, सपना तो हर किसी का, मेरा भी है, कि थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले लिया जाए। आखिर तरीका कैसे है, कैसे प्लान करें सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अर्ली रिटायरमेंट का आप ये समझिए, फिनेंशियली अर्ली रिटायरमेंट होइए, फिजिकली आप नहीं होइए। आपको काम करते रहना है ताकि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रहें, पहली बात ये। दूसरा चीज़, देखो, अर्ली रिटायरमेंट आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। सपोज कि आपका 1 लाख रुपया महीने का खर्चा है, तो उसके लिए आप कब तक रिटायर्ड हो सकते हो? अगर आपकी नई नई जॉब लगी है, सपोज 50,000 रुपये की जॉब लगी है आज, और आपने ये सोचा कि मेरे को जल्द से जल्द रिटायर्ड होना है, तो हम मान लीजिए आपने बोला मैं नेक्स्ट 15 साल में यानी कि 40 की उम्र तक मेरे को रिटायर्ड होना है। तो हम वहाँ पे क्या प्लानिंग करते हैं कि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो हमें जो हम नेक्स्ट 25 साल 35 साल काम करते हैं, 25 से लेके 35-60 तक, आप वो 15 साल में करना चाहते हैं। तो हम वहाँ पे सिंपल सा ये कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सैलरी जो 50,000 है, आप उसको 40 मान लीजिए, 20% सैलरी आप सेक्रीफाइस कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ मैं सेक्रीफाइस बोल रहा हूँ, आइडियली निवेश होता है ये। तो ये 20% अगर आप ये मान लीजिए कि आपकी सैलरी कम मिली है, 40 की मिला है, तो आप 40 की एज पे आप रिटायर्ड हो सकते हो। अगर 10,000 रुपये आप हर महीने सेविंग करो और अगर आप उसका 15% टॉपअप के साथ चलाते हो नेक्स्ट 15 साल तक, तो ये लगभग आपको 1 करोड़ 20 लाख के बीच में आपको रकम देगा, जो कि आपको बाद में अगर उसका निवेश करें हम और 10% की रिटर्न भी लेते हैं हम लोग, तो लाख रुपया महीना आपको आना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप प्लानिंग करें, आपको प्रॉपर आपकी पहले बाकी चीज़ों को सही करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ निवेश पे ही जाए, बाकी कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है रिटायरमेंट प्लानिंग के पहले। जी सर, जिस तरह आपने बात की, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, सपना तो हर किसी का है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं आपके लिए। जैसे उस एज के बाद जो है, मान लीजिए कोई 25 की एज से काम शुरू कर रहा है, 50,000 रुपये सैलरी है, और उसके बाद जो है 28 तक, जैसे आजकल काम चल रहा है सर, जैसे 28 तक या 30 तक शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, फिर इसके बाद घर को भी चलाना होगा, परिवार को भी, यानी कि माता पिता को भी देखना होगा। तो इन सब के साथ वो सब प्लान कैसे होगा? और अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो पहले क्या प्लान करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, वो आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, अगर आपको 40 पे रिटायर्ड होना है, 25 में आपकी जॉब लगी है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा सा हेल्थ प्लान लेना चाहिए फैमिली के लिए। आपको अभी शादी नहीं हुई होगी, तो जब शादी होगी वो एड ऑन हो जाएंगे, बट अपने पेरेंट्स के लिए आप ले लीजिए, अपने लिए, आपके साथ पेरेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, उनको कवर करके एक हेल्थ प्लान लीजिए। दूसरा, एक अच्छा सा टर्म प्लान लीजिए 2-3 करोड़ का कम से कम, ताकि आपका अभी क्या, इस कम एज में आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, और प्रीमियम जो देने का टेन्योर है वो सिर्फ 10 साल का रखिए या 15 साल का रखिए, कि जब तक आप वर्किंग लाइफ होगी तब तक प्रीमियम देंगे। और कवर आप जरूर लीजिए 30-40 साल का आगे तक का, ताकि जब तक कि बच्चे बड़े ना हो जाए आपके, अपने जॉब में ना लग जाए, तब तक वो कवर आपका चलता रहे। इतने दिन का आप कवर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी रिटायरमेंट की एज के हिसाब से आप प्लान कीजिए, ताकि उसके बाद कोई आपके पास लाइबिलिटीज़ ना रह जाए। ये 2 चीज़ कीजिए। इमरजेंसी फंड आप अपना एक क्रिएट करके रखिए, फिर आप प्लानिंग शुरू कीजिए अपनी रिटायरमेंट की। आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है, आप सिर्फ 40% टाइम काम करना चाह रहे हैं टोटल वर्किंग ईयर्स के लाइफ के, तो अगर वो 40% टाइम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आपको पूरा एफर्ट डालना है वहाँ पे,
मैक्सिमम सेविंग करनी है, कम से कम खर्चे करने हैं, इमोशनल स्पेंडिंग कम करनी है। आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस करोगे तो कल पूरा एंजॉय कर पाओगे। आप 40 पे बहुत आसानी से रिटायर्ड हो सकते हो। जी सर, लेकिन उन लोगों को क्या करें जो कि उस थीम पर चलते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और शुरुआत में जैसे क्योंकि नए होते हैं बच्चे या फिर करियर की अर्ली स्टेज में होते हैं, तो वो उतनी समझ भी डेवलप नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ ही कोई भी मैच्योर होता है तो उनको समझ में आता है कि नहीं, इससे आगे भी ज़िंदगी है, बच्चे होंगे, उसके बाद फिर परिवार को भी संभालना होगा, घर भी लेना होगा, किसी को गाड़ी भी लेनी होगी, फिर बाद में रिटायरमेंट भी होगी, तो तमाम चीज़ें हैं। तो वो कैसे मैनेज होगा सर? क्योंकि आजकल जिस हिसाब से जो युवा सोचते हैं उनका भविष्य पर उतना फोकस होता नहीं है। आपको लगता है सर कि इसको इस तरह अर्ली रिटायरमेंट के लिए कोई और भी तरीका है, या फिर एक छोटा फंड हम साथ साथ चलाते हैं, ऐसा कोई तरीका सर? नहीं, देखिए आपने ज़रूर बोला कि आप कल का आगे का क्या पता, तो आज एंजॉय कर लें। डेफिनेटली आज आपको एंजॉय करना है, लेकिन इस एज पे जब होता है तो आपके खर्चे कम होते हैं, इनकम आपकी सही है, क्योंकि खर्चे आप पेरेंट्स के साथ रहते हो। पेरेंट्स अभी वर्किंग ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अभी पैसा देने की ज़रूरत है आपको, तो आप इंजॉय के लिए सफिशेंट अमाउंट आपके पास निकलता है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी फेवरेट मूवीज़ है और उसके डायलॉग्स भी अच्छे हैं, लेकिन आप आज भी इंजॉय कर सकते हो उसी पैसे से। आपको वहीं मैनेज करना है और आप फ्यूचर में भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप सेविंग आप अलग अलग चीज़ों के लिए ज़रूर कीजिए। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको टारगेट बनाइए, 5 साल में गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए जो पैसा चाहिए अभी से तैयार कीजिए। और आप ये ध्यान रखिए, जो हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है, उस इंक्रीमेंट का आपको कम से कम 25 से 30% सेविंग करनी है। तो आपको काफ़ी अच्छी से आप इंजॉय कर पाओगे फ्यूचर एज वेल एज टू आज भी। जी सर, लेकिन अगर जिस हिसाब से बढ़ती हुई महंगाई की अगर बात की जाए, तो महंगाई क्योंकि बढ़ रही है और हमारे जो खर्चे हैं उसके हिसाब से वो भी बढ़ रहे हैं, तो कितने का फंड आपको लगता है कि सर रिटायरमेंट के लिए काफ़ी रहेगा, चाहे हम 40 में रिटायर हैं या फिर 60 में? सर देखिए, आपकी ये ना कम्प्लीटली आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सिटी कौन सी है, आप मेट्रो में रह रहे हो, टायर 2 सिटी में रह रहे हो या कहाँ रह रहे हो, प्लस आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, घर के खर्चे कितने हैं, आपके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वर्किंग है, डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें देखते हुए है। लेकिन अगर आप मानो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप 80 हज़ार से लेके 1 लाख रुपये महीना खर्चा लग ही जाता है, और अगर आप टायर 2 सिटी में हो तो 50 हज़ार रुपये तक का आपका खर्चे में काम हो जाता है। तो अगेन वही इनकम स्लैब भी चेंजेज होती है, मेट्रो की इनकम स्लैब अलग है और टायर 2 की अलग होगी आपको। तो आपको ये रखना है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि 25% इंडिया के सेविंग रेट है आज की डेट में। ये नॉर्मल एवरेज जो सेविंग करते हैं 25% है। आपको अगर उससे ऊपर उठना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, तो आपको लगभग 40% तक की सेविंग की टारगेट अचीव करना चाहिए आपके इनकम का। जिस दिन आप वो कर लोगे तब आप एबव एवरेज हो जाओगे, और अगर 25% तक 30% तक ही आप सेविंग कर पा रहे हो तो फिर आप जैसे बाकी लोग जी रहे हैं वैसे ही हम जी पाएंगे। जी, और यहाँ भी सर वही फॉर्मूला कारगर होगा स्टेप अप वाला, क्योंकि देखिए अगर बड़ा फंड चाहिए तो स्टेप अप यहाँ भी लगाने की जरूरत होगी सर? बिल्कुल, स्टेप अप आपको डेफिनेटली लगानी चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज हो तो आपकी सेविंग भी हर साल इंक्रीज होनी चाहिए। या तो आपको ये उम्मीद ना हो कि आप सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट ना करो तो स्टेप अप भी मत कीजिए, क्योंकि आप खर्चे बढ़ाना चाह रहे हो, इनकम बढ़ाना चाह रहे हो, तो सेविंग क्यों नहीं। जी सर, लेकिन जैसे आपने निवेश की बात की, अगर कोई 25 साल की एज में काम करते हुए निवेश शुरू कर रहा है तो क्या उनके लिए इक्विटी सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, या फिर और भी ऑप्शन है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर ऐसी जगह जहां पर लिक्विडिटी बनी रहे, तुरंत लॉक इन ना रहे, मतलब पैसे को लेकर? देखिए, जब भी हम करते हैं, देखिए एज से मेरा मानना ये है कि एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इक्विटी में जाना है या डेट में। मेरा ये मानना है कि आप मार्केट में कितना टाइम दे पाते हो। आपको 10 साल देना है, 5 साल देना है या 20 साल देना है। अगर आपका गोल 3 से 5 साल में है तो आप चाहे 25 साल के भी हो तो भी इक्विटी थोड़ा सा आपको कमी डालना चाहिए। तो ये है कि आपका डेट और इक्विटी का रेशियो होना चाहिए, आपके पास डेट भी होना चाहिए, बैंक एफडी भी आपको करनी चाहिए, आपको पीपीएफ भी अकाउंट ओपन कराना चाहिए और इक्विटी में भी निवेश करना चाहिए। तो ये पूरा पोर्टफोलियो एलोकेशन जब तक नहीं हो गया आप अर्न नहीं कर सकते, सेविंग नहीं कर सकते। आप प्योर इक्विटी में जाके आप सोचो तो ज़रूरत पड़े तो उस टाइम मार्केट अगर गिर गया तो आपके पास बैकअप नहीं रहेगा, और इसीलिए आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन ज़रूर होना चाहिए। सर, अगर एक रफली आइडिया अगर आपसे लें तो, क्योंकि देखिए मैं जानता हूं कि आपको भी पेन और कागज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक अगर रफ आइडिया हम अपने दर्शकों को देना चाहें, 10,000 रुपये
कोई भी आम निवेशक है जो 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू कर रहा है, उसको 10,000 रुपये निवेश करना है, तो वो किस फंड में या फिर किस चीज़ में कितना पैसा लगाए, वो एक आइडिया अगर आप दे पाएँ तो सर। देखिए, अगर आपका टोटल 10,000 ही सेविंग है, अभी हम 1 करोड़ या वो गोल पे नहीं जा रहे, सिर्फ सेविंग के अमाउंट को 10,000 को कैसे आपको करना है 25 की एज पे, तो मेरा ये कहना होगा कि आपको उसमें से 3 से 4 हज़ार रुपये आपको डेट पार्ट में होना चाहिए और बाकी 5 से 6 हज़ार रुपये आप इक्विटी में लगाइए, जो लॉन्ग टर्म गोल है। अब यहाँ हर गोल के लिए आप स्पेसिफिक SIPs कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। अब डेट वाला पार्ट में आप PPF भी कर सकते हैं, आप बैंक FD में भी कर सकते हैं, आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं, इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं। और जो इक्विटी वाला पार्ट है वहाँ पे आप जाइए कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में या कुछ स्मॉल कैप में, तो टेन्योर के हिसाब से आप डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आपको इतना डाइवर्सिफाइड नहीं करना है इक्विटी को, तो आप किसी मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं जिसमें तीनों का एक्सपोजर होता है। तो इस तरीके से आपको डेट और इक्विटी आपको रखना चाहिए। 30 से 40% डेट की साइड होना चाहिए और बाकी लगभग 60 से 70% आपका इक्विटी में रख सकते हैं आप जी। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे जहन में जस्ट अभी आई कि मान लीजिए कोई 40 की एज में प्री रिटायरमेंट जिसे मैं बोलूँगा, अगर वो कर रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन है? क्या मतलब देखिए, आप फिनेंशियली फ्री तो हो गए, लेकिन जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि आपको जो है काम से फ्री नहीं होना, काम करते रहना ताकि शरीर भी चलता रहे और आप चुस्त दुरुस्त भी रहें। तो 40 की एज के बाद ऐसा मतलब क्या तरीका आजमाया जा सकता है कि सर वो जो हमारा फंड है वो भी बना रहे या फिर वो और आगे बढ़े? कौन से, क्या उसी पैसे को हम निवेश करें या फिर उसी पैसे को हमें किसी और चीज़ में लगा देना चाहिए जो कि आपको सुरक्षा भी दे, बेटर रिटर्न भी दे? मतलब उस फंड का हम क्या कर सकते हैं सर 40 के बाद? देखिए, 40 के बाद जो आपके पास फंड होता है और अगर आप रिटायर्ड होते हो, अब लीजिए मान लीजिए अपन ये लगे कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 20-25 लाख आपके पास जमा हो गए, अब आपको रिटायर्ड होना है, तो आपको ये देखना है कि उस फंड से 6 या 7% से ज़्यादा आप ना निकालें हर साल। आप 6% के हिसाब से विड्रॉ कीजिए आपके घर खर्चों के लिए। बाकी जो फंड है उसको आपको ग्रो होने के लिए रहने दीजिए, क्योंकि आपको 10 से 12% की रिटर्न मिलेगी। तो आप 50% रिटर्न आप विड्रॉ कर सकते हो और बाकी 50 वहाँ पे रहने दीजिए, ताकि फंड की वैल्यू बढ़ती रहे। आपको टाइम टू टाइम जो इन्फ्लेशन आएगा तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा आएंगे। तो आपको ये करना चाहिए। आपको यहाँ पे ये देखिए कि कुछ डेट और कुछ इक्विटी कर सकते हो आप, कि सेफर साइड जो शॉर्ट टर्म है आपको रेगुलर, हम जिसको बोलते हैं SWP सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान, तो आपको 2 या 3 साल का SWP आप किसी डेट फंड में डाल दीजिए। वहाँ से हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, बाकी पैसे को आप इक्विटी में निवेश करके छोड़ सकते हैं। तो ये सर कोई क्या अलग से कोई स्कीम होती है या फिर उसी स्कीम में ही SWP भी किया जा सकता है सर, जो फंड हमारे पास जनरेट हुआ है सर? ये उसी फंड का आपको स्कीम्स चेंज कर लेनी है, क्योंकि आपको डेट फंड में डालना है जो आपको शॉर्ट टर्म में विड्रॉ करना है पैसा। तो आप 2 से 3 साल वाले आपको एक फिक्स इनकम से उससे आता रहेगा आपको रेगुलर, और इक्विटी के लिए वो 3 से 5 साल तक आपका पड़ा रहेगा पैसा, तो वो ग्रो करेगा। तो आपको डेट में निवेश कर लेना चाहिए। इससे आपका एसेट एलोकेशन भी बना रहता है और इक्विटी को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है एक्स्ट्रा ग्रो करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस सीक्रेट फॉर्मूले के तहत आप एक तो अर्ली रिटायरमेंट हासिल कर सकते हैं और दूसरा जो है अपने रिटायरमेंट के बाद कैसे अपने खर्चों को मैनेज करना है उसका भी तरीका SWP के ज़रिए सर ने बताने की कोशिश की कि उसके ज़रिए भी आप अपने कैसे रूटीन के खर्चे निकाल सकते हैं और आपका जो पैसा है वो सुरक्षित भी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आप अगर 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू कर रहे हैं, निवेश शुरू कर रहे हैं, तो उसके बाद आप 60 साल के बजाय 40 साल में कैसे रिटायर हो सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब यहाँ काम से रिटायरमेंट नहीं है, जैसा कि सर ने पहले बताया। रिटायरमेंट का मतलब यह है कि आप पैसे से आप अब फ्री हैं, यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा फंड उपलब्ध है, उससे आराम से घर चल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर इसको लेकर आपको कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में सुशील सर से उन सवालों के जवाब लेने की। बाकी जैसा कि सर ने बताया, ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से उस निवेश को बढ़ाए रखें, क्योंकि अगर आपने बीच में उस निवेश को रोका तो फिर आपको वो 40 के रिटायरमेंट वाला फ़ायदा मिलेगा नहीं, और दूसरा फंड जो आप चाहते हैं वो भी बड़े वाला फंड जनरेट हो नहीं पाएगा। इस फंड के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आप जल्दी रिटायरमेंट हासिल कर सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि इसके ज़रिए आपके जो आगे की जो ज़िंदगी है थोड़ी सी आसान रहेगी। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। नमस्कार।